हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी बिलाल सईद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो FON 2 का जो यूनिट नंबर 1 है उसका पार्ट 2 करने आज हम जा रहे हैं। और इसका जो प्रीवियस पार्ट है, पार्ट 1 है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको मिल सके। अच्छा, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोसिस। कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। इससे पहले हमने असेसमेंट की बात की थी और आज हम जो कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है, असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन। तो ये सारे हम आज करेंगे 5 एलिमेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो हम कर चुके हैं और अभी हम इसके बाद जो है सेकंड स्टेप करेंगे आज, सही है, जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि हमारे पास डिफाइन द डायग्नोसिस इन रिलेशन टू द नर्सिंग प्रोसेस। हम नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उसको डिफाइन करेंगे कि उसकी क्या रिलेशन है नर्सिंग प्रोसेस में, एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस की क्या स्टेट है, क्या मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे, सही है। दूसरा हमारे पास डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोस, कि नर्सिंग डायग्नोस की कंपोनेंट्स क्या क्या है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द नर्सिंग डायग्नोस एंड द मेडिकल डायग्नोस। तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक नर्सिंग डायग्नोस है और दूसरे हमारे पास जो है वो मेडिकल डायग्नोस है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द क्लिनिकल स्किल्स नीडेड टू मेक द नर्सिंग डायग्नोस। कौन सी क्लिनिकल स्किल्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हमें जरूरत होती है कि हम नर्सिंग डायग्नोस करें, वो भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोस अकॉर्डिंग टू दी नेटा नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या करेंगे, हम नर्सिंग डायग्नोस को जो है उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ हमारे पास डायग्नोसिस है। व्हाट इज डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है। डायग्नोसिस इज द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल। अब नर्सिंग डायग्नोस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम क्या करें, हम नर्सिंग इंटरवेंशन करें या उसकी जो गोल्स है उसको अचीव करें। यानी कि जब भी हम नर्सिंग डायग्नोस करते हैं तो नर्सिंग डायग्नोस के बेस पे ही हम आगे जाके क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फिर डिजायर करते हैं, उसको आउटकम भी उसके देखते हैं कि उसके आउटकम किस तरह है। तो इस तरह इन दिस फेज नर्स यूज द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू interpret the assessment data and identify the client strength and the problem। अब इसी पेज में नर्स क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है वो नर्स यूज करते हैं ताकि इंटरप्रेट करे असेसमेंट डेटा, सही। और जो डेटा असेस की है पेशेंट से, जो डेटा लिया है, जो असेसमेंट पार्ट फर्स्ट में हम लेते हैं डेटा, तो उस डेटा को वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम। उसी से क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करना, और ये हम इसी पेज में ही करते हैं, सही। एक नर्स जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके थ्रू जो है वो डायग्नोस करता है, डायग्नोस के थ्रू क्या करता है, उस प्रॉब्लम और उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। तो डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू दी नेंडा जो है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज a clinical judgment concerning a human response to the health condition, life process, or vulnerability for that response by an individual, family, group or community। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये हमारे पास एक क्लिनिकल जजमेंट है, सही है, क्योंकि क्लिनिकल जजमेंट होती है जिसमें पेशेंट जो है उसकी, पेशेंट की हम बात करते हैं कि वो अपनी जो वल्नरेबल होती है, जो इंपॉर्टेंस होती है, उसके थ्रू वो क्या करता है, अपनी लाइफ के बारे में जो लाइफ प्रोसेस होता है उसी में, या अपनी कंडीशन के हवाले से उसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो उसकी जो रिस्पॉन्स को हम क्या करते हैं, कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन लाइफ प्रोसेस। जो हेल्थ कंडीशन या जो लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या करता है, पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। जो पेशेंट की जो रिस्पॉन्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, सही। और वल्नरेबिलिटी फॉर that response
बाय एन इंडिविजुअल, मतलब वो जो रिस्पॉन्स होती है या उसकी जो वल्नरेबिलिटी होती है या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इंडिविजुअल भी आ सकता है, फैमिली भी आ सकती है, कोई भी जो वल्नरेबल होता है, यानी कि इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गई, ग्रुप हो गई या कम्युनिटी हो गई, कहीं पे भी अगर वो अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी कंडीशन के वजह से या लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अगर वो जो भी रिस्पॉन्स करता है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोज निकालते हैं और इसी को नर्सिंग डायग्नोज कहते हैं। और यहाँ पे नेंडा की डिफिनेशन जो एब्रिविएशन है वो है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, सिंपल। अच्छा, नेंडा। अब नेंडा क्या है? नेंडा इंटरनेशनल फॉर्मली द नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफ द नर्सेज इंटरेस्टेड इन द स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज, जिसमें क्या करते हैं कि नर्सेज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट लेते हैं उसी जो नर्सिंग स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज होती है उसको ज्यादा यूज करते हैं नाउअडेज। तो इस वजह से नेंडा में वो सारी चीजें हम देखते हैं। नेंडा के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इजीली पेशेंट की डायग्नोज निकाल सकते हैं। अच्छा, इट वाज ऑफिशियली फाउंड इन 1982, ये हमारे पास 1982 में ये बना था। एंड डेवलप, इसका काम ये क्या करता है, डेवलप करता है किस चीज को, रिसर्चेस को डिसेमिनेट करता है एंड रिफाइन दी नोमेनक्लेचर, जो नेम्स होते हैं उनको रिफाइन करना, दोबारा से उनको नाम देना, दोबारा से उनके नाम लेना, सही। नोमेनक्लेचर जो है वो नेम को कहते हैं। तो उनके लिए जो नेम होते हैं वो क्या करता, वो नेम जो है वो रिफाइन करते थे, देखते थे दोबारा से, डिसेमिनेट भी करते थे, सही, कि उसके नाम हो। क्राइटेरिया ऑफ द टैक्सोनॉमी ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब कुछ क्राइटेरिया उस नाम को देखते थे, उस नाम के लिए जो स्टडी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं एसओबी मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो इस नाम को क्या करते थे वो लोग रिफाइन करते थे। कुछ डीओबी है, सही, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, कुछ एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, तो वो देखते थे कि कुछ को डिसेमिनेट करते थे, कुछ को रिफाइन करते थे, और इसके लिए कुछ स्टडी जब करते हैं, इस नाम के लिए जो स्टडी करते हैं उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कहाँ पे हम नर्सिंग डायग्नोस ज्यादा करते हैं। तो हमारे पास जब नर्सिंग डायग्नोस हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये अल्फाबेटिक वाइज है, ए बी सी डी ई। तो इस वजह से अगर हम एयरवे की बात करते हैं, ब्रीथिंग की बात करते हैं, सी से सर्कुलेशन और डी से डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ई से एक्सपोजर, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है कि इन्वायरमेंट के एक्सपोजर क्या है, तो उससे भी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें से हम देखते हैं कि उसको अगर एयरवे की बात करते हैं या ब्रीथिंग की बात करते हैं। तो अगर ब्रीथिंग की बात करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि पेशेंट की ब्रीथिंग सही नहीं है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग है, सही है। तो इसमें फिर हम लिखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि हमारे पास डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए फिर हम डायग्नोस बना लेते हैं। सर्कुलेशन की बात करते हैं, डिसेबिलिटी की बात करते हैं कि पेशेंट डिसेबल है, इमोबाइल है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देखते हैं, एयरवे को देखते हैं, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं उसकी देखते हैं। एनवायरमेंटल ऑफ द एक्सपोजर, एनवायरमेंट को भी देखते हैं कि किस एनवायरमेंट में है। पेन न्यूट्रिशन सपोर्ट देखते हैं, इमोबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, एलिमिनेशन मैनेजमेंट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, सेफ्टी मैनेजमेंट एंड दी फिजियोलॉजिकल केयर। तो ये सारी हमारी प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग डायग्नोस है। इसी पे हम क्या करते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए डायग्नोस बना सकते हैं इजीली, सही है। तो अगर पेन हो तो पेन भी एक डायग्नोस बन सकते हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए डायग्नोस बना सकते हैं, इमोबिलिटी के लिए डायग्नोस बना सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी पे है। सही, एलिमिनेशन पैटर्न हो तो न्यूट्रिशन के लिए हम क्या बनाएंगे, अल्टर न्यूट्रिशन पैटर्न, एलिमिनेशन अल्टर एलिमिनेशन पैटर्न। तो इस तरह की बहुत सारी डायग्नोस जो है वो हम बनाते हैं, जो हमारे पास ये जो सारे हैं ये प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस है। अच्छा, हमारे पास एग्जांपल ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या है, तो कौन कौन से डायग्नोस हम बना सकते हैं। हमारे पास है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, जो पेशेंट चल नहीं पाते,
इमोबाइल होते हैं ड्यू टू फ्रैक्चर या कुछ और प्रॉब्लम है, एंजाइटी होती है तो एंजाइटी भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायग्नोज बना सकते हैं। बहुत सारी सर्जरी होती है तो सर्जरी की वजह से उसको एंजाइटी होती है तो एंजाइटी डायग्नोज बना लेते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज है उस इम्पेयर्ड है, सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो गैस एक्सचेंज होता है तो सही तरह नहीं कर रहा, तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है या ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वहां पे ये सारी हम डायग्नोज बना सकते हैं। एक्यूट पेन पे डायग्नोज बना सकते हैं कि पेशेंट को पेन है तो पेन पे डायग्नोज बन सकता है, ये खुद डायग्नोज है। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न पे डायग्नोज बनाते हैं हम, तो ये मतलब ये सारे एग्जांपल है डायग्नोज के कि नर्सिंग डायग्नोज इस तरह है। हाइपरथर्मिया में भी होता है, अगर फीवर है टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, ये नर्सिंग डायग्नोज है। अच्छा, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जो स्किन प्रॉब्लम है या स्किन खराब होने की चांसेस है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्किन इंटीग्रिटी, जो पेशेंट बेड रिडन होता है तो उसके लिए स्किन इंटीग्रिटी एनसीपी नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं। तो ये सारे जो है ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज है जो हम क्या करते हैं पेशेंट के लिए बनाते हैं, तो ये सारे एग्जांपल है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, जो फिजिकल मोबिलिटी है वो इम्पेयर हो सकती है, सही है, तो ये जैसे अगर सर्जरी के बाद पेशेंट आता है तो वो फिजिकली मोबाइल नहीं हो सकता कुछ दिनों तक, तो उसके लिए फिर हम ये डायग्नोज बनाते हैं। दूसरा नॉलेज डेफिसिट, कुछ पेशेंट को ऐसा होता है कि उनके पास वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता या उनके पास नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से उनको बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये डायग्नोज बनता है कि नॉलेज डेफिसिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे पास क्या है कि ये नर्सिंग डायग्नोज है और ये डायग्नोज हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट ये अब हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज वर्सेस द मेडिकल डायग्नोज। अब दो किस्म की डायग्नोज होती है, एक नर्सिंग डायग्नोज है, एक मेडिकल है और एक नर्सिंग डायग्नोज। अब मेडिकल डायग्नोज क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड डिजीज, वो डायरेक्ट डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, डिजीज पे काम करते हैं। और नर्सिंग डायग्नोज जो होती है फोकस ऑन अनहेल्दी रिस्पांस टू द हेल्थ एंड इलनेस, जो पेशेंट जो है मतलब हम फोकस करते हैं किस पे, जो अनहेल्दी रिस्पांस है, जो पेशेंट की हेल्थ और इलनेस के बारे में जो अनहेल्दी रिस्पांस होता है पेशेंट का, तो उसी पे हम फोकस करते हैं कि पेशेंट बताता है कि मैं ठीक नहीं हूं इस तरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। रिमेन द सेम फॉर एज द लॉन्ग एज द डिजीज इज प्रेजेंट, ये मतलब सेम होता है कि जैसे अगर उसकी डिजीज है तो उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको उसी को देखते हैं, तो ये हमारे पास मेडिकल डायग्नोज होती है, सही है। दूसरा हमारे पास ज्यादातर ये डायग्नोज डिजीज ही चल रहा होता है कि डिजीज उसको है, बस मायोकार्डियल इंफार्क्शन डिजीज जैसे हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इज अ मेडिकल डायग्नोज। तो ये सारे जो उनकी लॉन्ग टाइम जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम देखते हैं, तो वो कौन कौन सी डिजीज है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हार्ट अटैक है, तो उस पर काम करते हैं। may change from day to day as the patient response change, यानी कि यहाँ पे जो है पेशेंट का क्या होता है कि वो डे टू डे चेंज होता है पेशेंट का रिस्पांस। लेट सपोज अगर आज वो कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही तो अल्टर स्लीप पैटर्न, कल कह रहे हैं कि मुझे एलिमिनेशन का प्रॉब्लम है तो अल्टर एलिमिनेशन पैटर्न, कभी एंजाइटी होती है, तो डे टू डे उसकी जो रिस्पांस होती है वो चेंज होती जाती है। एग्जांपल क्या है कि नर्सिंग डायग्नोज फॉर अ पर्सन विद मायोकार्डियल infarction include the fear, alter the health, maintenance, deficient knowledge and the pain and alter the tissue perfusion। तो ये सारी जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज है। तो मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोज ये होता है, ये चेंज है कि मेडिकल डायग्नोज क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोज क्या होता है कि सिंपल है, ये डिजीज पे है, ये हमारी जो इलनेस है उसकी जो रिस्पांस है उस पे बनाते हैं, ये डायरेक्ट डिजीज पे बनाते हैं। ये उसी तरह जो लॉन्ग टाइम तक जो डिजीज चल रहा होता है उसी को देखते हैं और वो उस पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये सारी चीजें और यहाँ पे जो मोस्टली ये डे टू डे चेंज होती जाती है, इसमें बहुत सारे फियर है, पेन है, डिफिशिएंट है, अल्टर स्लीप पैटर्न, न्यूट्रिशन पैटर्न, परफ्यूजन, ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट, तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द नेंडा नर्सिंग डायग्नोज, कुछ कंपोनेंट है जिसमें हम बात करते हैं कि नेंडा डायग्नोज की कौन सी कंपोनेंट है। नर्सिंग डायग्नोज हैज 3 कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है नर्सिंग डायग्नोज की। फर्स्ट वन द प्रॉब्लम एंड इट्स डिफिनीशन, कि प्रॉब्लम क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या है वो देखते हैं, सही है। दूसरे हमारे पास एटियोलॉजी, थर्ड वन इज द डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स या मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्पटम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास अगर इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PES, यानी कि प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइन सिम्पटम।
ये भी देखते हैं। इसी 3 कंपोनेंट्स ये जो है ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस के 3 कंपोनेंट्स है और इसी के अकॉर्डिंग ये हम क्या करते हैं नर्सिंग डायग्नोस इजीली हम निकाल सकते हैं पेशेंट का। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको बताएंगे कि नर्सिंग डायग्नोस हम किस तरह निकालते हैं। तो बेसिक 3 पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, द बेसिक 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोस स्टेटमेंट इज called the PES format, problem, etiology and sign symptom, include the following। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्स नैंडा लेबल, मतलब जो क्लाइंट की जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू दियर हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली वो जो रिस्पॉन्स करता है उसी को हम प्रॉब्लम कहते हैं। एटियोलॉजी, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू और प्रोबेबल कॉज ऑफ द रिस्पॉन्स, मतलब उसको वो जो रिस्पॉन्स उसका है उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो रीजन को हम क्या कहते हैं? एटियोलॉजी कहते हैं। साइन सिम्टम, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेड बाय द क्लाइंट, जो साइन सिम्टम उसके नजर आते हैं आपको, मतलब साइन आपको पता है कि साइन क्या होता है, जो ऑब्जर्वेबल होता है, जो हम देखते हैं, सिम्टम वो होता है जो पेशेंट बताता है, तो उसी के थ्रू भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, आपको बता दें कि यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास सिचुएशन लो स्टीम, अगर पेशेंट है उसकी लो स्टीम जो है, सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत कम है। सेल्फ स्टीम क्यों लो है वो देखते हैं कि वो रिलेटेड टू क्यों कम है, तो उसको हम रिलेट करते हैं किससे? एटियोलॉजी से, कि लो सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम है, लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है? फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बाय हस्बैंड, उसको फीलिंग है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़ देगा, उसको ये फियर है, तो वो उसकी एटियोलॉजी है, उस वजह से उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो क्या है? वो उसकी सेल्फ स्टीम लो है, तो कासेस भी हो गया और ये हमारे पास प्रॉब्लम। अब एज मैनिफेस्टेड बाय द AMB एम्बुलेटरी, सही है, तो अभी हम देखेंगे कि उसको मैनिफेस्ट करेंगे किससे? साइन सिम्टम से। साइन सिम्टम में क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म स्टेटस, I don't know if I can manage by myself and reject positive feedback। वो ये कहेगी कि मैं खुद को किस तरह मैनेज करूं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती मैं किस तरह अपने आप को मैनेज करूं, और इसी तरह वो मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक है वो नहीं देती। मतलब साइन सिम्टम भी हमारे पास वो हमें मिल गए हैं कि ये साइन सिम्टम है, तो इस वजह से हमने क्या करना है? उसकी प्रॉब्लम देखनी है, प्रॉब्लम की एटियोलॉजी क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है, और उसके साथ साथ उसके साइन सिम्टम क्या है। अब ये जो पेशेंट है इसने कहा उसकी जो प्रॉब्लम है कि उसका जो सेल्फ स्टीम है वो लो है, तो हमने उनसे पूछा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ऐसे क्यों होता है, तो वो कहते हैं मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, मुझे ऐसे फील हो रहा है, तो उस वजह से वो एटियोलॉजी मालूम हो गई। अब साइन सिम्टम देखते हैं कि पेशेंट की साइन सिम्टम क्या है। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ऐसा रूड बिहेवियर शो करती या नहीं बताती, सही तरह रिस्पॉन्स नहीं देता, तो पता चल जाता है कि पेशेंट को मतलब उसकी डायग्नोज हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पेशेंट की डायग्नोज को फॉर्मुलेट करते हैं, निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास प्लानिंग है। प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्लाइड जो हमने डिस्कस की है वो हमारे YouTube चैनल पे है। काइंडली वो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, सही है। और ये हमारे पास यूनिट FON 2 का यूनिट 1 है और इसका जो पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम जिसको हम आज डिस्कस करेंगे जो प्लानिंग है। सो प्लानिंग में क्या है कि ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो प्लानिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। डिफाइन द आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, क्या आउटकम हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ये आपके साथ डिस्कस करेंगे प्लानिंग में। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, इसकी जो पर्पस है वो भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, इसकी जो कंपोनेंट है वो भी डिस्कस कर रहे हैं आज। अच्छा, यूज अ फंक्शन हेल्थ अप्रोच टू प्लान द क्लाइंट केयर, जो फंक्शन हेल्थ अप्रोच है वो भी डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। अच्छा, प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? तो जैसे कि आपको पता है कि 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास 3rd पार्ट है जो है 3rd स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द नर्सिंग इंटरवेंशन, ये हमें क्या करता है? ये हमें एक डायरेक्शन देता है
किसके लिए? नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए। कि इसके बाद हमें क्या करना है? नर्सिंग इंटरवेंशन करना है। इंटरवेंशन मीन एक्शन, जो हम काम करते हैं। अच्छा, प्लानिंग इज अ डिलिबरेटिव सिस्टमैटिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसी में ये एक सिस्टमैटिक डिलिबरेटिव एंड सिस्टमैटिक फेज है किसका? नर्सिंग का, जिस नर्सिंग प्रोसेस का, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। यहीं से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लेना, उसके लिए काम करना, हम यहीं से शुरू कर देते हैं। अच्छा, डायरेक्शन इज in formulating the client goals and the designing the nursing intervention required to prevent, reduce or eliminate the client health problem। और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं? इसकी जो क्लाइंट की जो गोल्स है, गोल्स बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? गोल्स बनाते हैं ताकि हम क्या करें? उस गोल्स को हम इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाए और उसकी वजह से हम क्या करें? उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करें, उसको रिड्यूस करें या उसको प्रिवेंट कर सके। सही है, तो ये हम प्लानिंग में ही करेंगे। अच्छा, तो टाइप ऑफ प्लानिंग, तो हमारे पास कितने टाइप्स के प्लानिंग होते हैं? प्लानिंग बिगिन विद द फर्स्ट क्लाइंट कांटेक्ट एंड द कंटिन्यूज अंटिल द नर्स क्लाइंट रिलेशन एंड्स। फर्स्ट जो हम क्लाइंट के साथ हमारी फर्स्ट कांटेक्ट होती है, जब हम बात करते हैं, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एंड ऑफ जो है वो जब हॉस्पिटल में स्टे करता है, वो उसी टाइम तक हमारा उसके साथ रिलेशन होता है, तो वो हम प्लान करते रहते हैं। यूजुअली व्हेन द क्लाइंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हेल्थ केयर सेटअप, जब हमारा क्लाइंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो फिर भी हम उसके लिए ये प्लान बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास 3 प्लान होते हैं। एक हमारे पास इनिशियल प्लान है और हमारे पास दूसरा ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। अब इनिशियल प्लानिंग क्या है और ऑनगोइंग प्लानिंग क्या है और डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, ये आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल प्लानिंग क्या होता है? तो इनिशियल प्लानिंग वो होता है कि नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप द इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर। जब इनिशियली हम क्या करते हैं? पेशेंट को असिस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं या उसकी असेसमेंट करते हैं, तो तब जाके हम उसके लिए कुछ प्लान करते हैं और उसी प्लान को हम क्या करते हैं? उसी को हम इनिशियल प्लान करते हैं ताकि उससे हम क्या करें? पेशेंट को केयर दे सके। सही है, तो उस केयर के लिए जो हम इनिशियली जो पेशेंट की असेसमेंट करते हैं और प्लान बनाते हैं, उसको हम इनिशियल प्लान कहते हैं। ऑनगोइंग प्लान, तो नर्सेज हु वर्क विद द क्लाइंट डू ऑनगोइंग प्लानिंग, मतलब पेशेंट के साथ जब काम करते हैं तो हमारा ऑनगोइंग प्लानिंग चल रहा होता है, तो हम पर शिफ्ट इसके लिए प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, the nurses obtain new information and evaluate the client's response to care। और जब भी हम उसकी जो रिस्पॉन्स मिलती है हमें, जब भी वो कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से उससे मजीद न्यू इंफॉर्मेशन भी हम क्या करते हैं? लेते हैं जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। सही है, मतलब जब इंफॉर्मेशन मिलती है, जब हम उनको इवैल्यूएट करते हैं किस पे? जब क्लाइंट की रिस्पांस टू केयर, केयर की तरफ उसकी जो रिस्पांस होती है कि मुझे ये केयर सही नहीं मिल रही, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पेन हो रही है, तो वो क्लाइंट की रिस्पांस है केयर की तक। सही है, तो उस केयर में जो बार बार जब वो रिस्पांस करता है, जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो वहां पे एक नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम जब लेते हैं तो वो हमारे उसके लिए भी हम डेली प्लान करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। अच्छा, हमारे पास डिस्चार्ज प्लानिंग, तो डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ द एंटिसिपेटिंग एंड द प्लानिंग फॉर नीड आफ्टर द डिस्चार्ज। पेशेंट को जब डिस्चार्ज के बाद जब जरूरत होती है, नीड होती है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? उसके लिए प्लान करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं, जो प्लान उसके लिए बना रहे हैं वो प्लान करते हैं डिस्चार्ज के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है। इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्लान एंड शुड बी एड्रेस्ड इन ईच क्लाइंट केयर प्लान। हर जो हमारे पास जितने भी क्लाइंट केयर प्लान है, हमने क्या करना है? उसको एड्रेस करना है कि हमने उसके लिए किस तरह प्लान किया है। तो जब एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए हम डिस्चार्ज समरी बनाते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमने क्या क्या करना होगा। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास डिस्चार्ज प्लानिंग में। सही है, तो डिस्चार्ज के लिए आफ्टर डिस्चार्ज जो है हम क्या प्लान करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को हम जो है उसकी जितनी भी हम नर्सिंग क्लाइंट
जो केयर प्लान होती है उसको हम क्या करें, एड्रेस करें कि वो प्लान किस तरह है और हमने वो प्लान करनी होती है। गोल एज वर्सेस आउटकम। अब हमारे पास जब हम प्लानिंग की बात करते हैं नॉर्मली, तो प्लानिंग में हम गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। अब गोल क्या होते हैं और हमारे पास आउटकम क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गोल एज अ ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइंट स्टेटस। जो क्लाइंट की स्टेटस होती है उसके लिए हमारे पास ये ब्रॉड टर्म है। और जो हमारे पास जब हम बात करते हैं आउटकम की, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक होता है और गोल जो होता है वो ब्रॉड टर्म होता है, क्योंकि गोल हम सेट करते हैं बिफोर द इंटरवेंशन, ताकि उस गोल पे हम काम करें और पेशेंट पे इंटरवेंशन करें। डिजायर आउटकम को कहते हैं जो डिजायर है। एज द मोर स्पेसिफिक, ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, एंड क्राइटेरिया यूज्ड टू इवैल्यूएट द वेदर द गोल हैव बीन मीट। मतलब हम ये देखते हैं गोल में, मतलब जो हमारे पास जो डिजायर आउटकम है उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे गोल्स हमने बनाए हैं वो गोल्स हमारे मीट हो चुके या नहीं हुए। जब हमारे गोल मीट होते हैं तो तब जाके हमें उसका डिजायर मिलता है, उसका आउटकम मिलता है, जब हम नर्सिंग केयर देते हैं पेशेंट को। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गोल की, इंप्रूव द न्यूट्रिशन पैटर्न। अगर हम पेशेंट की न्यूट्रिशन स्टेटस की बात करें तो वो हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है, हमने गोल बनाया है, गोल है कि हमने पेशेंट की न्यूट्रिशन स्टेटस को क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो ये गोल है। अब इसके लिए डिजाइन क्या करूंगा, जब हमने इसमें काम किया, जो भी मतलब हमने कहा कि इसकी न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या किया, उसको क्या कि आप बैलेंस डाइट रखें, आप मतलब एक्सरसाइज करें, ये करें, ये सारी चीजें हम बताते हैं, सही है। तो उसके बाद जब उसकी डिजाइन होती है, आउटकम होती है, तो गेन दी 5 LB पॉइंट्स बाय द अप्रैल 25 अप्रैल तक जो है उसने क्या किया कि 5 LB जो है वेट गेन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डिजायर है। जब हमने उसकी गोल को देखा कि हमें उस पर काम करना है, आफ्टर डिजायर, जब हमने डिजायर में देखा कि उसका वेट बढ़ चुका है, 5 अप्रैल तक उसका जो वेट 25 अप्रैल तक उसका जो वेट था वो 5 LB उसने गेन किया था, 5 पाउंड जो है वो उसने गेन किया था। तो ये हमारे पास होता है कि ये उसका आउटकम है, सही है। तो डिजायर जो गोल है और जो हमारे पास डिजायर है, ये दो में जो डिफरेंस है वो आपको मैंने बता दिया कि गोल वो होता है जो हम चाहते हैं कि पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर हम काम करें। फिर गोल वो होता है कि उसको हम देखें कि उसने मतलब कितने टाइम में जो है उसमें इंप्रूवमेंट आई है, उसमें चेंज आई है, उसको हम देखें, इवैल्यूएट करें या उसकी जो आउटकम है उसको देखें। अच्छा, स्मार्ट देखो, स्मार्ट जो है नर्स जो है वो स्मार्ट होता है, और स्मार्ट इसी को कहते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि एक्रानियम फॉर द गाइडलाइंस नर्सेस शुड यूज व्हेन दे सेटिंग देयर गोल्स। मतलब स्मार्ट जो उसकी मीनिंग जो है वो हम ये बताते हैं कि जो इसकी बात करते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए नर्स को। नर्स मतलब ज्यादा उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक हो, सही है। तो ज्यादा वो ना हो कि ओवर एक्टिंग हो, ये सारी चीजें स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो कि वो मतलब मेजर करे, मेजरेबल हो, चीजों को मेजर करे, अचीवेबल हो, मतलब जो भी काम करे उनको अचीव करे, अचीवेबल हो। अच्छा, दूसरा रिलेवेंट हो, मतलब टू द पॉइंट उसके साथ काम करता हो, रिलेवेंट काम कर रहा हो तो ये रिलेवेंट हो। टाइम बेस्ड, टाइम मैनेज करता हो। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड हो तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट। कि जो स्पेसिफिक हो, जो नर्स की हम बात करते हैं कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें हम बात करते हैं कि वो मेजरेबल होना चाहिए, हर चीज को मेजर करता है, मतलब टाइम को मेजर करना, चीजों को मेजर करना, हर चीज को देखना, तो ये उसकी मेजरेबल होनी चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए कि जितने भी वो गोल्स बनाए उस पर काम करे, उसको अचीव करे। अच्छा, अचीवेबल और रिलेवेंट हो, मतलब उसके रिलेवेंट काम करे, ऐसा नहीं हो कि वो कुछ और काम करे, जैसे कि वो नर्सिंग पेशेंट के केयर के लिए काम करे तो ऐसा कुछ काम करे कि वो रिलेवेंट हो, वो रिलेट करता हो उस चीज में। टाइम बेस्ड हो, मतलब टाइम मैनेजमेंट करता हो, टाइम वो उसको पता हो कि मैंने टाइम किस तरह मैनेज करना है, तो ये इसी को हम कहते हैं स्मार्ट। पेशेंट वॉक 5 फीट and patient eat 75% of the meal, ये एग्जांपल है। पेशेंट मेंटेन the HR 100 less than 100, तो पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 100 से कम
होनी चाहिए। और पेशेंट स्टेट पेन लेवल इज एक्सेप्टेबल टू 0 to 10 6, मतलब उसको जो पेन है वो 6, मतलब हम पेन स्कोर की बात करते हैं तो हमारे पास पेन स्कोर होता है 0 से लेकर 10 तक, तो इसकी पेन स्कोर जो है वो 6 में एक्सेप्ट कर रहा हो तो इसी को हम कहते हैं। ये सारी इसकी एग्जांपल है किसकी, हमारे पास स्मार्ट की। नेक्स्ट, तो ये है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन हम डिस्कस करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि द इम्प्लीमेंटेशन एंड द इवैल्यूएशन, डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कि हमने इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन को डिफाइन करना है। डिस्कस द पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कि उसकी पर्पस क्या है ये भी डिस्कस करना है आज। डिस्क्राइब द क्लिनिकल स्किल्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट टू द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, इसकी जो नर्सिंग प्लान ऑफ केयर है उसमें जो क्लिनिकल स्किल्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज द नर्स कैरीज आउट द ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जितनी भी मतलब एक्टिविटीज होती है जो हम नर्सिंग जो है वो करती है, सही है, ताकि वो जब पेशेंट को इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएटिंग फेज में देखता है तो वो भी हम करेंगे। यूज द फंक्शन अप्रोच टू एप्लीकेशन एंड द इवैल्यूएट द क्लाइंट केयर, और क्लाइंट के केयर को भी इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट, तो ये सारी जो है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ ले। तो अब हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द क्लिनिकल जजमेंट, जितने भी हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, सही है, तो या ट्रीटमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द क्लिनिकल जजमेंट एंड द नॉलेज दैट नर्स परफॉर्म टू इनहांस द पेशेंट आउटकम, मतलब ये जितनी भी हमारे पास अगर हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं इसी की बेस पे, सही है। अगर लेट सपोज अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं एनी ट्रीटमेंट, जब भी कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके लिए हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं। अगर लेट सपोज पेशेंट को पेन है, सही है, तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए हमने इंटरवेंशन करना है, पेन के लिए मेडिसिन देनी है। जब मेडिसिन देती है तो मेडिसिन जब हम देते हैं इसी को एक्शन कहते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। तो वो किस बेस पे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज के बेस पे देते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि हम नर्स जो है नर्स परफॉर्म टू इनहांस द पेशेंट आउटकम, ताकि उसकी जो पेशेंट की जो आउटकम है उसको क्या करे, इनहांस करे, उसको बेहतर करे, सही है। नेक्स्ट, अच्छा, प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली इंक्लूड द फॉलोइंग, ये हमारे पास जितनी भी नीचे है दिए हुए हैं ये सारे हमारे पास इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज द रीअसेसिंग द क्लाइंट, हमने क्या करना है जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीअसेसिंग द क्लाइंट को दोबारा रीअसेस करें। डिटरमाइन द नर्सिस नीड फॉर द असिस्टेंट, अब ये भी डिटरमाइन करें कि नर्सिंग को असिस्टेंट की जरूरत तो नहीं है, अगर नर्स खुद से चल नहीं सकता तो उसे किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत है, तो ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इम्प्लीमेंट द नर्सिंग इंटरवेंशन, और फिर उसी टाइम उसकी जो इंटरवेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सही। तो सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर, जो भी हम डेलीगेटेड केयर देते हैं पेशेंट को, केयर डेलीगेट करते हैं तो उसको फिर हम सुपरवाइज भी करते हैं कि जो यह केयर दी है इसको सुपरवाइज करेंगे केयर किस तरह है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड द नर्सिंग एक्टिविटीज, जितनी भी नर्सिंग एक्टिविटीज हैं उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन, अब देखिए नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है इसमें 4 स्टेप इन द नर्सिंग फेज, ये 4 स्टेप है। अच्छा, दिस इज द डूइंग सेटअप, मतलब काम करना, डूइंग एक्शन, वी नीड टू डू, मतलब एक्शन को कहते हैं। कैरी आउट द नर्सिंग इंटरवेंशन ऑर्डर सेलेक्ट द ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेप, जितने भी लेट सपोज अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन को करेंगे, सही लेके करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सारे हम क्या करते हैं, ये प्लानिंग में हम सेट करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं कि प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं, देन जाके फिर उसको हम इंटरवेंशन करते हैं। दिस इंक्लूड्स द मॉनिटरिंग, टीचिंग, मतलब मॉनिटरिंग है उसमें, टीचिंग है, फर्दर असेसिंग और रिव्यूइंग द एनसीपी। एनसीपी क्या होती है कि नर्सिंग केयर प्लान होता है, सही। तो इसमें भी आगे हम बात कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेटिंग द फिजिकल फिजिशियन ऑर्डर, फिजिशियन के जो ऑर्डर है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द
इंटरवेंशन, जो उसकी इंटरवेंशन है उसको भी देखते हैं कि इंटरवेंशन की जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस किस तरह है, कॉस्ट है या नहीं है, तो वो भी हमने देखनी है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट वन इज मॉनिटरिंग द वाइटल साइन Q4 आवर में। 4 आवर में हम क्या करते हैं, पेशेंट के वाइटल साइन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्या आपने इम्प्लीमेंट किया, जब हम देखते हैं चीज को प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज अगर पेशेंट को पेन होता है, सही है, पेशेंट को पेन हुआ तो पहले हमने क्या किया, पेन को इम्प्लीमेंट किया कि पेन कहाँ पे हो रहा है, किस तरह है। जब हमने देखा तो उस पेन के लिए फिर हमें क्या करना है, इंटरवेंशन करना होता है। इंटरवेंशन मीन एक्शन, ताकि फिर जाके पेन के लिए हम क्या करते हैं, वो हम एक्शन करवाते हैं, पहले इंप्लीमेंट करते हैं फिर करते हैं। मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड डाइट 2 ग्राम सोडियम, जो प्रिस्क्राइब्ड डाइट है उसको भी देखते हैं कि उसको वो मेंटेन है या नहीं, उसकी जो डाइट है उसमें जो सोडियम लेवल है वो किस तरह है। टीच क्लाइंट अमाउंट ऑफ सोडियम रिस्ट्रिक्शन, फूड हाई इन दी सोडियम, यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लेवल, फूड प्रिपरेशन एंड द सोडियम सब्स्टिट्यूट। मतलब हमने ये देखना है कि जो क्लाइंट की जो अमाउंट ऑफ सोडियम है, रिस्ट्रिक्शन है, वो उसको बतानी है कि आपने सोडियम ज्यादा नहीं खाना, सोडियम के अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्शन करवाना है, ताकि उसको मना करना है। फूड हाई इन सोडियम, जो सोडियम उसमें ज्यादा वो भी रिस्ट्रिक्ट करवाना है। और यूज द लेवल फूड, मतलब उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना ग्राम है, इतना है, तो वो चीजें आप यूज करें। फूड प्रिपरेशन एंड सोडियम के लिए आप क्या करें, मतलब फूड प्रिपरेशन एंड सोडियम ये यूज करें। सब्स्टिट्यूट या इसके अगेंस्ट जो है, मतलब इसके जो दूसरा मुतबादिल चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हैं, तो इसी को हम एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, educate client importance of the lifestyle change, weight reduction, smoking cessation। अब हमने उसको क्या करना है, एडुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, सही, लाइफस्टाइल की चेंजेस क्या है, तो वो किस तरह आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वो उसके इंपॉर्टेंस हमने बताने हैं। और वेट जो है, वेट रिडक्शन करना है, वेट आपने कम रखना है। स्मोकिंग सेसेशन करनी है, स्मोकिंग खत्म करनी है। इंक्रीज एक्टिविटी, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ताकि हम ये चीजें उसको करवाएं। जी, अब है हमारे पास लास्ट वन, द इवैल्यूएशन। अच्छा, व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मीन के टू इवैल्यूएट इज टू जज और टू अप्रेज। मतलब हमें क्या करना है कि उसको इवैल्यूएशन वो होती है कि हम उसको इवैल्यूएट करना या उसकी जो आउटकम होती है उसको जज करना, सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएट कहते हैं। इवैल्यूएशन इज द 5th पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये याद रखना कि ये हमारे पास लास्ट पेज है नर्सिंग प्रोसेस का। ये जो इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात की, तो इम्प्लीमेंटेशन मीन के जब हम इंटरवेंशन करते हैं, उसमें एक्शन करते हैं, देखते हैं और फिर उसके लिए एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो इवैल्यूएशन इज द प्लान ongoing purposeful activity in which the client and the healthcare professional determine। इसमें हमारे पास जो प्लान करते हैं ongoing होता है, ये मतलब चल रहा होता है, और ये पर्पसफुल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मकसद ना हो, किसी चीज के लिए एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। इन विच द क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं, ये दो चीजें। द क्लाइंट प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल, आउटकम एंड, मतलब हम देखते हैं कि क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह है, जो गोल्स हमने बनाए थे वो गोल्स हमारा हमने अचीव कर दिए या नहीं किए, तो उसी को हमने डिटरमाइन करना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, और नर्सिंग केयर प्लान की इफेक्टिवनेस भी हम इसी में डिटरमाइन करते हैं कि ये इंसिटी हमारी अच्छी थी या नहीं। तो इवैल्यूएशन, द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू अलाउ द पेशेंट अचीवमेंट टू एक्सपेक्टेड द आउटकम टू डायरेक्ट फ्यूचर नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, मतलब डायरेक्ट पर्पस इवैल्यूएट टू द अलाउ द पेशेंट अचीवमेंट टू एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब जो हमारे गोल्स होते हैं, जो उसको हम देखते रखते हैं, फिर उस गोल पे काम करते हैं, फिर फाइनली हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि हम क्या करें, अपने गोल्स को अचीव करें, तो वो जो एक्सपेक्टेड आउटकम होती है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, टू डायरेक्ट फ्यूचर नर्स पेशेंट इंटरेक्शन,
जो क्या होता है कि डायरेक्ट फ्यूचर नर्स का जो है वो पेशेंट के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ताकि उस पे काम करे और उसी पे वो चीजें जो है उसके आउटकम है वो अचीव करे। बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द प्लान ऑफ द केयर नर्स डिसाइड टू, अब पेशेंट की जो रिस्पॉन्स है उसके बेस पे नर्स जो है वो डिसाइड करता है कि टर्मिनेट, मॉडिफाई या कंटिन्यू। अब टर्मिनेट क्या होता है, ये हमारे पास इवैल्यूएशन है। द प्लान ऑफ केयर व्हेन ईच एक्सपेक्टेड आउटकम इज अचीव, तो जब हम गोल्स रखते हैं अगर वो हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो हम अचीव करते हैं तो वहां से हम क्या करते हैं, हम उसकी केयर को टर्मिनेट कर देते हैं बस। मॉडिफाई द प्लान ऑफ केयर इफ देयर आर डिफिकल्टीज अचीविंग द आउटकम, मतलब अगर वहां पे उसकी जो हमारी जो गोल्स होते हैं, जो अचीवमेंट में कुछ डिफिकल्टीज होती है तो फिर वहां हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं द आउटकम। अगर आउटकम सही तरह अचीव नहीं होते, सही तरह नहीं मिलते तो उसको फिर हम क्या करते हैं, देन हम मॉडिफाई करते हैं और उसको फिर देखते हैं। कंटिन्यूस द प्लान ऑफ केयर ऑफ द मोर टाइम इज नीडेड टू अचीव द आउटकम। अगर लेट सपोज अगर एक प्लान हम कर रहे हैं और वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है अचीवमेंट में, उसकी जो आउटकम है सही है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस रखते हैं, आगे भी उसको लेके जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन। उसके प्रीवियस स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो आज का यूनिट है जो ये हमारा F1 2 का पार्ट 1 है, सही है। F1 2 जो है उसका यूनिट नंबर 1 है और उसमें ये हमारे पास प्रीवियस पार्ट हम पढ़ चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्यूमेंटेशन। डियर स्टूडेंट, डॉक्यूमेंटेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द क्लाइंट रिकॉर्ड, कि उसका पर्पस क्या है। देन लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द चार्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ द चार्टिंग क्या वो क्या है। डिस्कस द गाइडलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, कि उसी गाइडलाइन को भी हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन एंड टैग्ड लीगल रिकॉर्ड ऑन द पेटेंट्स इंटरेक्शन। ये हमारे पास पेशेंट इंटरेक्शन होगा, पेशेंट इंटरेक्शन विद द पेटेंट इंटरेक्शन विद द पेशेंट, दैट इज असेसिंग, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ हमारे पास टेक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो लीगल रिकॉर्ड होती है, जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होती है, जो हमारे लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी कहलाती है, जो हमारे पास एक एविडेंस होती है। डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी हम वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाई नहीं करते, हम रिटन कम्युनिकेशन, रिटन ऑर्डर पे रिलाई करते हैं। मतलब हमें ये नहीं करना कि अगर वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जितने भी हम रिटन में चीजें लिखते हैं तो वो चीजें हमें क्या करती है, हमारे लिए एक लीगल रिकॉर्ड होती है जिसपे हम आगे जाके खुद को डिफेंड भी कर सकते हैं। सुने, अच्छा, तो इसमें ये सारी चीजें होती है। जब भी हम असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ये डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, द पेशेंट रिकॉर्ड इज अ कंप्लीशन ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन। पेशेंट रिकॉर्ड इज अ compilation of our patients health information। जो पेशेंट की जो रिकॉर्ड होती है, जो पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास रिकॉर्ड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, let me explain about the documentation. Documentation is most important for you because if अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि हम पूरी शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, तो पूरी शिफ्ट में अगर हम सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं और हमने तो काम किया है लेकिन हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तो इट्स मीन दैट कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिफेंड यू योरसेल्फ, ताकि आप खुद को क्या करें, डिफेंड कर सके, क्योंकि ये आपके पास एविडेंस होता है। जी नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, पर्पस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड, हम क्यों करते हैं, क्यों रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये आपने समझना है। जैसे कि पर्पस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड serve many purposes such as communication with other healthcare profession, ताकि दूसरे हेल्थ केयर के साथ कम्युनिकेशन करें। लेट सपोज अगर हमारे पास आपकी डेटा डॉक्यूमेंटेड है तो हम दूसरे हेल्थ केयर के साथ जो है प्रोफेशनल के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द डायग्नोसिस एंड थेरापीज ऑर्डर, तो उसमें आपकी जो डायग्नोसिस है, आपकी जो थेरापेटिक ऑर्डर्स है, उसको ऑर्डर थेरापेटिक ऑर्डर में करते हैं या उसके डायग्नोस
जो है वो क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि पता चले कि 10 साल बाद जो है आपको पहले से ये बीमारी थी, तो उसको भी हमारे पास ये ऑन रिकॉर्ड होता है। अच्छा, केयर प्लानिंग, केयर प्लान जो होता है, जो हम आपके लिए केयर प्लान करते हैं कि हमने आपके लिए क्या केयर प्लान किया था थ्रू आउट जब आप पेशेंट में एडमिट थे, तो उस केयर प्लान को भी रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटी ऑफ केयर रिव्यूइंग, क्योंकि फिर क्वालिटी ऑफ केयर जो होता है QIC जो है वो होता है कि वो क्या करता है कि फिर वो देखते हैं कि वो क्वालिटी ऑफ केयर जो होता है वो आपकी जो डेटा होती है, जो रिकॉर्ड होती है, उसको रिव्यू करने के लिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, रिसर्च के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर सम टाइम हम जो है डिजीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें डेटा चाहिए होती है, तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होता है। डिसीजन एनालिसिस, जब भी हम डिसीजन करते हैं तो उस रिकॉर्ड के थ्रू जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसी के थ्रू हमें इजी होता है कि हम क्या करें, डिसीजन करें ताकि डेटा डिसीजन को एनालाइज करें। अच्छा, एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ताकि हम क्या करें, रिकॉर्ड करें एजुकेशन। ये सारी चीजें क्या होती है, ये रिकॉर्ड की जो है वो पर्पस होती है। एजुकेशन में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारी एजुकेशन जो होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि पेशेंट को मैंने ये एजुकेशन दी है, सही है, मैंने पेशेंट को ये एजुकेशन दी है और वो हमारे पास रिकॉर्ड है। पेशेंट को डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट को एजुकेशन दी है, हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड हमारे पास सेव है। तो वो रिकॉर्डिंग जब सेव होता है तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद था, हमने पेशेंट को एजुकेट किया था एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज। अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। जैसे लेट्स सपोज अगर पेशेंट की सर्जरी होती है तो बिफोर सर्जरी वी नीड टू इन्फॉर्म कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट से हम इन्फॉर्म कंसर्न लेते हैं ताकि उसको वो इस चीज के लिए एग्री है या नहीं है, उसको उसके आउटकम भी बताते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं कि इस सर्जरी से आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। और अच्छा, दूसरा क्या है, रिमेंबर्समेंट भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, तो ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग, आपको पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। जितने भी नर्सिंग प्रोसेस है, नर्स शुड बी यूज अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि आपने क्या किया कि आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सही, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, डिसीजन मेकिंग करना। तो ये सारे आपकी असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली इवैल्यूएशन, दिस ऑल थिंग जो है हम करते हैं किसके थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल रीजनिंग और क्लिनिकल जजमेंट, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्लिनिकल साइड पे ये तीन काम करो, सही। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आप किस तरह प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा हमारे पास क्लिनिकल जजमेंट, पेशेंट को देखना, क्लिनिकली आप जज करते हो कि पेशेंट को जो है आप इस टाइम क्या नीड है, तो ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट होती है कि आप देख लेते हो। क्लिनिकल रीजनिंग, लेट्स सपोज अगर पेशेंट, डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट को फीड दो, फीड, सही है, पेशेंट ने फीड ली भी है, सही है, फीड ले चुका है और वो कह रहे हैं कि दोबारा फीड दो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिनिकल रीजनिंग करते हैं। या पेशेंट ने, लेट्स सपोज पेशेंट जो है डायबिटीज है और पेशेंट को एजिटेशन भी है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको डिक्सोज सलाइन लगाओ, तो डिक्सोज सलाइन तो आप लगा रहे हो लेकिन साथ में उसका शुगर लेवल भी उससे बढ़ जाएगा। तो इस दौरान जो ये रीजनिंग होती है इसी को क्लिनिकल रीजनिंग कहते हैं। तो ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए कि नर्स शुड बी यूज क्रिटिकल थिंकिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान, जो इस यूनिट का आखिरी पार्ट है, टॉपिक है, जो इसके बाद हम खत्म करते हैं। प्रीवियस प्लीज। हाँ, तो ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, ये समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें हमने डिस्कस की है आपके साथ, अगर इसको आप समझ गए तो ये 5 एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए। इट्स मीन दैट कि ये जो है ये मैं समराइज कर रहा हूं, ये कंक्लूजन है, समराइजेशन है, सही है। तो ये अगर आप लोगों ने सीखा तो इट्स मीन दैट ये पूरा यूनिट आपने सीख लिया। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट। अब नर्सिंग असेसमेंट जो होता है वो हमने आपको बताया था कि वो 2 टाइप्स का होता है, मतलब जो सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। अब सब्जेक्टिव डेटा जो होता है, पेशेंट वर्बलाइज दैट ही शी इज नॉट एबल टू पास यूरिन, मतलब पेशेंट वर्बलाइज करती है कि मैं यूरिन मतलब पास नहीं कर सकती,
या नहीं कर सकता। तो ये होती है उसकी सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेटमेंट। तो ये असेसमेंट में हम पूछते हैं। पेशेंट ने बताया सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम पेशेंट से हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम सिम्टम भी कहते हैं और दूसरा हम इसको वर्ड यूज करते हैं वर्ड, सही है। और यहाँ पे हम कुवर्ड की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये हमारे पास ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज हैविंग द इम्पेयर्ड द यूरिनरी एलिमिनेशन एज द पेशेंट हैज नॉट वॉइडेड फ्रॉम लास्ट 1 हाफ। मतलब हमने देखा कि पेशेंट जो है उसको एलिमिनेशन प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है और 8 घंटों में जो है उसने अभी तक कोई यूरिन वॉइड नहीं किया, यूरिन नहीं किया। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं साइन या ऑब्जेक्टिव डेटा या ऑब्जर्वेबल डेटा, और इसको जो है ये डेटा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब हम डेटा का जो सोर्स होता है वो प्राइमरी सोर्स भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, पेशेंट से भी लेते हैं, उसके अटेंडेंट से भी लेते हैं। अब यहाँ पे सुने, अब जब हम डेटा लेते हैं, जब भी हम डेटा लेते हैं तो डेटा के थ्रू, जो असेसमेंट के थ्रू, फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी डायग्नोज निकालते हैं, सही है। अब डायग्नोज जो है, अब इसका डायग्नोज किस तरह निकलेगा? इम्पेयर्ड द यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन टू एविडेंस बाय द इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग। तो अब यहाँ पे जो डायग्नोज है वो क्या है कि हमारे पास जो उसकी जो एलिमिनेशन है वो इम्पेयर्ड क्यों है? इम्पेयर्ड वो है इम्पेयर्ड क्योंकि उसकी जो एलिमिनेशन पैटर्न है वो इम्पेयर्ड है, सही है। जब एलिमिनेशन जो है वो यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो इम्पेयर्ड है, यूरिन नहीं पास करना। क्यों? रिलेटेड टू ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर में जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर में मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, बंद हुआ है, सही है। तो उसकी वजह से नैरो हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से एविडेंस बाय, क्यों? क्योंकि उसका जो इंटेक और आउटपुट है वो कम है। मतलब अगर पेशेंट पानी नहीं पी रहा तो ये एविडेंस है क्यों हो रहा है ऐसा, तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसका इंटेक आउटपुट जो चार्टिंग में है वो कम है, वो खाना पीना उसका कम है, पानी कम पीता है। जब पानी कम पीता है तो इसकी वजह से उसकी जो है वो एलिमिनेशन पैटर्न अल्टर है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन भी है साथ में। अब ये जो प्रॉब्लम है कि मुझे यूरिन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने देखा कि इम्पेयरमेंट ऑफ यूरिनेशन। अब जो इम्पेयरमेंट ऑफ यूरिनेशन को रिलेट करते हैं कि क्यों है, व्हाई, कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों है। जब पीछे मैंने देखा तो उसको कहते हैं इटियोलॉजी। यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है कि उसको इम्पेयरमेंट है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी जो इटियोलॉजी है कि वो क्यों हो रहा है, तो वो है यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लैडर में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरो है, उसकी वजह से उसका यूरिन नहीं हो रहा, तो ये उसकी वो है। अब साइन सिम्टम क्या है? साइन सिम्टम ये है कि उसके साथ क्यों, क्योंकि मुझे उससे फील हो रहा है, उसको मतलब मुझे लग रहा है कि पेशेंट का इंटेक कम है। जब पानी कम पीता है तो उससे पता चल जाता है, थर्स्टी फील करता है, या उसकी वजह से भी उसका जो है ये साइन सिम्टम मुझे नजर आ रहे हैं, सही है। तो साइन सिम्टम, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन सिम्टम, इन तीन को रखते हुए हम क्या करते हैं, पेशेंट को डायग्नोज कर देते हैं। यानी कि पेशेंट का जो डायग्नोज है वो ये है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, एविडेंस बाय लैक ऑफ एविडेंस बाय इंटेक एंड आउटपुट चार्टिंग। क्योंकि उसके जो इंटेक एंड आउटपुट चार्टिंग है, जो आईओ चार्ट होता है, उसमें हमने देखा कि वहां पे आईओ चार्टिंग से पता चला कि उसकी आईओ चार्टिंग बहुत कम है, तो वहां से पता चला वो एविडेंस है, तो वो हमें शो करता है, सिंपल। अब जब ये डायग्नोज भी हो गया पेशेंट का, अब हम जाते थर्ड उसमें पेज में। थर्ड पेज है हमारे पास प्लान, हम गोल्स बनाते हैं। तो जब गोल्स की बात करते हैं तो गोल टू मेंटेन द नॉर्मल यूरिनरी पैटर्न ऑफ द पेशेंट। तो हमने क्या करना है, उसकी जो नॉर्मल यूरिनरी पैटर्न है किसका, ऑफ द पेशेंट का, उसको मेंटेन करना है, सही है। मेंटेन करेंगे तो वो गोल्स उसके लिए सेट करते हैं, जो दो किस्म के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अब यहाँ पे हमने प्लानिंग करना है, प्लानिंग। अब जब ये प्लानिंग करते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर डायग्नोसिस वी नीड टू प्लान फॉर द पेशेंट, सही है। तो फिर आफ्टर डायग्नोज हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं।
बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हम प्लान करते हैं, और प्लान जो है कैरी आउट टू इम्प्लीमेंटेशन, ये वहां जाते हैं। प्लान क्या है? टू असिस्ट द वाइडिंग पैटर्न, फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट ऑफ पेशेंट। मतलब आपने उसको असिस्ट करना है कि वो कितनी बार यूरिन करता है और वो कितने अमाउंट में करता है, ये देखना है। दूसरा, टू प्रोवाइड हॉट कंप्रेशन टू द पेशेंट, मतलब जब पेशेंट को यूरिन नहीं होता तो उसके ब्लैडर में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़ा रखते हैं, इतना गर्म भी नहीं, नॉर्मल सा, ताकि वो ब्लैडर के ऊपर रखे और फिर उसको देखे कि वो यूरिन पास कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, टू इंसर्ट द यूरिनरी कैथेटर, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम यूरिनरी कैथेटर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ताकि यूरिन वो आ जाए खुद ब खुद, ब्लैडर में डालते हैं तो ब्लैडर से खुद आ जाता है। अच्छा, टू मेंटेन द इंटेक्ट एंड आउटपुट चार्ट, मतलब उसको उसके जो चार्ट है उसको भी देखना है कि पेशेंट कितना पानी ले रहा है और कितना यूरिन पास कर रहा है, तो वो इंटेक्ट और आउटपुट, यानी कि इंटेक्ट ज्यादा है आउटपुट कम है, वह है। तो ये फिर आपने इस दौरान भी ये चीजें देखनी होती है ताकि आप इसमें दोबारा जो है असेसमेंट में वैलिडेट करें। अच्छा, अब है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में अवॉइडिंग द पैटर्न ऑफ द पेशेंट असिस्ट, फॉर एग्जांपल द पेशेंट हैज नॉट वाइडेड फ्रॉम लास्ट 8 आवर, आपने पेशेंट को असिस्ट किया, पेशेंट को 8 घंटे में, लास्ट 8 घंटों में पेशेंट ने कोई यूरिन पास नहीं किया, सही है। प्रोवाइड हॉट वाटर बॉटल टू दी पेशेंट, प्रोवाइड आपने हॉट वाटर बॉटल जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है। अच्छा, यूरिन कैथेटर इज इंसर्टेड विद दी स्टेराइल टेक्निक्स, अब यूरिनरी कैथेटर आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है स्टेराइल टेक्निक्स के साथ। देखो हमारे पास हम जब सेप्सिस की बात करते हैं, एसेप्सिस की, तो वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेडिकल एसेप्सिस है और एक सर्जिकल एसेप्सिस। तो सर्जिकल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास स्टेराइल प्रोसीजर होता है, जब हम फोलिस करते हैं तो फोलिस स्टेराइल प्रोसीजर है, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, कैथेटर इंसर्ट करना है लेकिन स्टेराइल टेक्निक के साथ करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा, इंटेक्ट एंड आउटपुट चार्ट इज मेंटेन, और इसकी जो इंटेक्ट और आउटपुट चार्ट है जिसको आईओ चार्ट भी कहते हैं, ये भी मेंटेन करना है। ये हमारे पास हुआ इम्प्लीमेंटेशन, जो 4th फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे है इवैल्यूएशन, कि अब हमने जो ये सारा केयर प्रोवाइड किया पेशेंट को, पेशेंट के लिए काम किया, पेशेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड या अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रॉब्लम, उसमें जब हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड की टू द पेशेंट तो उसको अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने गोल सेट किए थे, उस गोल पे हमने यहाँ पे काम किया। जब यहाँ पे हमने काम किया तो अब जाके उस गोल को हमने उसके आउटकम देखने हैं, क्या या वो जो गोल जो हमने रखे थे उस गोल्स को हमने अचीव कर दिए या नहीं किए, सही है। तो यहाँ पे हम अपने गोल देखते हैं कि हमारी इवैल्यूएट क्या है। पेशेंट इज नॉट हैविंग द ब्लैडर डिस्कम्फर्ट एंड पास 1800 ml ऑफ यूरिन। अब वहां पे जब हमने ये सारा काम किया तो इवैल्यूएशन में क्या हुआ कि हमने जब पेशेंट को इवैल्यूएट किया तो पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है ना, और उसने 1800 ml यूरिन पास कर दिया है। तो इट्स मीन दैट कि जो भी हमने एनसीपी पे काम किया है पेशेंट की नर्सिंग केयर पे, वो सारा परफेक्ट है, और इसी से पेशेंट की कंफर्ट, क्योंकि वी नीड टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट देना है। तो यहाँ पे हमने इवैल्यूएट किया कि पेशेंट नाउ फील लाइक कंफर्ट, जब वो कंफर्ट फील कर रहा है तो इट्स मीन दैट कि हमारा जो डेटा है वो भी सही था, हमारा डायग्नोज भी सही है, और इस तरह जो हमने प्लानिंग की थी और एज वेल एज हमारी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारा हमारा डियर स्टूडेंट्स ये एनसीपी है। आई होप कि आपने ये यूनिट के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप खुद से क्लिनिकल साइड पे पेशेंट के लिए एनसीपी बना सकते हो। थैंक यू सो मच, ये आज का। और कोई भी आपको मतलब कोई क्वेरी हो, कंसर्न हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।